केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी गई। सड़क, रेलवे, मेट्रो और लॉजिस्टिक पर जोर देते हुए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रुपए का बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य टीयर 2, टीयर 3 शहरों में शहरी विकास को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी व ट्रांसपोर्ट सेक्टर के माध्यम से रोजगार सृजन करना है। कृषि तकनीक और बाजार लिंक को मजबूत करने के लिए नए प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। आपको बता दें कि साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदूषण कम करने के लिए 4000 ई बसें चलाने की योजना बनाई गई है, जबकि ओडिशा में NW5 समेत 20 नए नेशनल वाटरवे शुरू किए जाएंगे। तो आज बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने और केंद्रीय बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़क, रेलवे, मेट्रो और लॉजिस्टिक पर जोर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जबकि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी विकास को बढ़ावा दिया गया है। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट से रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। तो इस बजट में सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कृषि तकनीक और बाजार लिंक के प्रोग्राम भी नए तैयार किए गए हैं। सड़क, रेलवे, मेट्रो और लॉजिस्टिक पर जोर दिया गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया, जिसमें किसानों का भी ध्यान रखा गया है। बात अगर किसान की जाए तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1.63 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर मेन फोकस किया गया है। साथ ही हाई वैल्यू फसलों और पशुपालन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया गया है। इसमें ग्रामीण रोजगार और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, किसानों को कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने की पहल और पशु चिकित्सा के लिए 20,000 नए पेशेवरों को तैयार करने हेतु सब्सिडी लोन की सुविधा दी गई है। 500 जलाशय और अमृत सरोवर के एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना, कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ावा देना और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने पर फोकस रहेगा। इसी के साथ लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए अपने खुद के रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। तो किसानों की आय पर फोकस किया गया है। इसमें हाई वैल्यू फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण रोजगार और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, जबकि कृषि तकनीक और बाजार से जोड़ने की पहल भी इस दौरान इसमें की गई है। तो लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए अपने खुद के रिटेल स्टोर खोलने की भी घोषणा की गई है। पशु चिकित्सा के लिए 20,000 नए पेशेवरों को तैयार करने हेतु सब्सिडी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट में मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को मुख्य प्राथमिकता दी है। बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड और लिक्विडिटी सपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल क्लस्टर को विकसित करके सप्लाई चेन मजबूत करने और उत्पादन लागत कम करने पर जोर दिया गया है। बजट में रोजगार सृजन को भी अहमियत दी गई है, जिसमें नए उद्योगों में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगी। इस कदम से MSME सेक्टर में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो बजट में MSME सेक्टर को राहत और सस्ती फंडिंग दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाने पर इसमें जोर दिया गया है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर और सप्लाई चेन मजबूत करने की योजना इस बजट में बनाई गई है। रोजगार सृजन को बड़ी बजट की प्राथमिकता मानी जा रही है। तो
केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा और कौशल विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्किल बेस्ड और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पर जोर देते हुए हर जिले में छात्रावास और गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना की घोषणा की है। आपको बता दें कि STEM में शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में डिजिटल और AVGC कंटेंट लैब स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए नई तकनीकी लैब और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। IIM के सहयोग से 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 युवाओं को हाईटेक गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए भी बड़े मिशन की घोषणा इस बजट में की गई है। तो खेल प्रतियोगिताओं को निखारने के लिए भी इस बजट का ध्यान रखा गया है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और हर जिले में एक हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बजट में जो है शिक्षा व कौशल पर भी ध्यान दिया गया है। स्किल बेस्ड और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पर इसमें फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार 9वां बजट है और इतिहास में दूसरी बार है जब बजट रविवार को पेश किया गया। इस बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने भारत को वैश्विक बायोफार्म हब बनाने के लक्ष्य के तहत बायोफार्म शक्ति पहल की शुरुआत की है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। बजट में मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा, जबकि जिला अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब, 3 नए एम्स, मेंटल हेल्थ संस्थाओं को सशक्त करने और देश में 3 नए आयुर्वेद संस्थान खोलने का ऐलान भी किया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में रोजगार और सर्विस सेक्टर पर भी अहम ध्यान दिया गया है। इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स यानी कि AVGC क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख नौकरियों को लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर को ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश की गई है। स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट और महिला और युवा सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में टैक्स और फाइनेंशियल सेक्टर में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला टैक्स यानी कि TCS 5% और 20% से घटाकर केवल 2% कर दिया गया है, जबकि निजी उपयोग के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। नया आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स कानून और फर्म सरल होंगे और टैक्स सिस्टम अधिक आसान बनेगा। बजट में निवेश और व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कदम से मध्यम वर्ग और कारोबारियों को संतुलित और सहायक आर्थिक माहौल बनाने का संदेश मिला है। तो विदेश यात्रा पैकेज जो है उसमें कम किया गया है। बजट आपको बता दें कि 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है। नया आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से लागू होंगे। टैक्स कानून और फॉर्म अब सरल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए अहम बजट 2026-27 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संतोष और समर्थन जताया। मुख्यमंत्री ने इस बजट को देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बताया। बजट प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के साथ मुख्यमंत्री निवास पर बजट को सुना। बजट के बाद जारी अपने बयान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बजट युवा, महिला, किसान, गरीब, वंचित और आम आदमी के सशक्तिकरण को समर्पित है। साथ ही ये बजट तेज आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ सबका विकास की भावना को और मजबूत करता है।
नमस्कार। आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में सभी राज्यों को एक साथ आगे लेकर चलने का महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला प्रावधान किए गए हैं। सी-मार्ट खुलने से गांव की हमारी लखपति दीदियों अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वूमेन बन सकेंगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। कैंसर की 17 दवाइयों में कस्टम ड्यूटी पर छूट से इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। इस बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। बीबी जी राम जी योजना में नरेगा की तुलना में 86,000 करोड़ से बढ़कर 95,692 करोड़ राशि का आवंटित किया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। लोन लिफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा। राजस्थान में हमने हाल में सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर नीति जारी की है। बजट में 40,000 करोड़ रुपए से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के शुरू होने का फायदा निश्चित रूप से राजस्थान को भी मिलेगा। इसी प्रकार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को जो इंसेंटिव दिए गए हैं उनमें भी राजस्थान लाभान्वित होगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क में 200 इंडस्ट्रीज क्लस्टर और सोलर एवं माइनिंग क्षेत्र में की गई घोषणाओं से राजस्थान को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने राजस्थान जैसे उभरते औद्योगिक राज्य को देश की विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ बनाने में अपना सहयोगी बनाया। आपके मार्गदर्शन में देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अगली खबर कोटा से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एकलव्य बस्ती कोटा में रंगबाड़ी योजना सेक्टर 4 व 5 में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री राजस्थान सरकार मदन दिलावर भी उपस्थित थे। मंत्री होने के बावजूद उन्होंने स्वयंसेवक की तरह आम जनता के बीच फर्श पर बैठकर पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे उनकी सादगी और अनुशासन देखने को मिला। सम्मेलन में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भवानी शंकर थे, जबकि महामंडलेश्वर नीति अम्बा और न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की शताब्दी वर्ष मनाने के अवसर पर किया गया और माघ पूर्णिमा एवं रविदास जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक इस दौरान शामिल हुए।
राजसमंद से खबर है। राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत पहुंचे राजसमंद। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पशुपालन मंत्री, कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ केंद्रीय बजट सुना। मंत्री जोराराम ने कहा कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना में अहम भागीदारी निभाएगा ये बजट। विधायिका दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध और अग्रसर है। तो बजट 2026 को आज सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हर वर्ग के कल्याण को सरकार प्रतिबद्ध है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत इस दौरान राजसमंद पहुंचे। अलवर जिले के रामगढ़ से खबर है। आपको बता दें कि रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली हाईवे पर स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र रविवार को पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंगा नजर आया। मौका था भाजपा की कार्यशाला का, लेकिन माहौल किसी बड़े सियासी शो से कम नहीं रहा। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही केंद्र सरकार का बजट लाइव शुरू हुआ, कार्यकर्ताओं की नजरें टिकी रहीं और हर बड़ी घोषणा पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कार्यशाला में मौजूद रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने बजट को गरीब, किसान और मजदूर हितैषी बताते हुए कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। बोला कि विधायक ने कांग्रेस वर्षों से सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर काम करके दिखाया है। मोदी सरकार ने न सिर्फ योजना को जारी रखा बल्कि उसे और प्रभावी बनाया है। हम सब ने उस पर गहन चिंतन और वो किया कि लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि मजदूरों को उसका हक मिले, उनको समय समय पर मजदूरी मिले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस वीबीजी राम जी योजना से मजदूर वर्ग को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है, जो पहले 100 दिन था। उसके अलावा उनको समय पर भुगतान मिलेगा, क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा वो दिखेगा। किसानी के समय में जब नरेगा भी चलती थी और किसानी का समय भी होता था तो मजदूर एक जगह ही जा पाता। इस बार किसानी के समय में नरेगा स्थगित रहेगी और उन मजदूरों को किसानी में भी काम मिलेगा। ये भी उनको 60 दिन का फायदा मिला है और इस हिसाब से 125 दिन वो और 60 दिन वो 185 दिन मजदूरों को काम मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को तकलीफ हो रही है क्योंकि उसमें। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। धूधू थाना अधिकारी मुकेश कुमार को इसमें सफलता मिली है। ट्रेलर में चने की बोरियों की आड़ में हाईवे पर अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्कर हेमपाल व सचिन को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 560 किलोग्राम डोडा छिलका बरामद किया गया है। वहीं मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन ट्रेलर को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि NH 48 दातरी चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध मादक पदार्थ विभिन्न इलाकों में ढाबे वालों को सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि डोडा छिलका की वर्तमान में अनुमानित बाजार में कीमत जो है करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां वैशाली नगर के बजरी मंडी रोड पर गुंडों ने एक परिवार को निशाना बनाते हुए पिता और पुत्र के साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। तो पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वैशाली नगर में गुंडों का आतंक देखने को मिला। गुंडों ने पिता पुत्र पर हमला किया। इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। में उन्होंने सरिये लाठियों से मेरे पिताजी को, शंकरलाल बागड़ा को मारने की कोशिश करी, मुझे मारने की कोशिश करी और मेरे भाई को भी मारने की कोशिश करी। मेरे भाई का हाथ टूट गया है, पापा के सिर में लगी है, टाँके आए हैं और हाथ फट गया है पूरा। और मेरे भी यहाँ पे मारी है और पैर में मारी है, हमारी गाड़ी पे सरिये की मारी है और हमको मारने की पूरी कोशिश करी।
नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां वीबीजी रामजी जन जागृति अभियान के अंतर्गत बाड़ी घाटी ग्राम पंचायत के ग्राम किल्ला में भाजपा थावला मंडल द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन जागृति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन विभाग मंत्री रावत और डेगाना विधायक किलक मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा जिला महामंत्री, जिला संयोजक सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला में जन जागृति अभियान से जुड़ी योजनाओं, रणनीतियों और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। टोंक के उनियारा कस्बे में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा और श्री राम की शोभा यात्रा निकाले जाने के साथ हुई। वहीं कलश यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई बस स्टैंड स्थित तेजाजी के चौक में पहुंची, जहां कलश स्थापना के साथ भगवान श्री राम सीता की सजीव झांकी की पूजा अर्चना कर महाआरती उतारी गई। मार्ग में युवा और भक्तगण हाथों में भगवा ध्वज फहराते हुए धार्मिक भजनों पर नाचते हुए चलते नजर आए। इसके अलावा महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज सहित प्रमुख जनों का स्वागत सत्कार किया गया। प्रमुख वक्ता क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती गोविंद सिंह ने हिंदुओं को वर्तमान परिस्थितियों में एकजुट होकर समाज को मजबूत करने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान सभी में उत्साह और जोश भरा हुआ दिखाई दिया। तो हिंदू एकता के आह्वान पर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इसमें जो भक्त हैं नज़र आ रहे हैं। सिर पर कलश लिए औरतें नज़र आ रही हैं। कलश यात्रा और श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवा ध्वज और भजनों से गूंजता हुआ कस्बा नज़र आया।